Assalamu alaikum dear students. I am Sayyid Rahil Muzaffar and I welcome all of you to LMS by Spinner group of colleges. So we were studying or we were discussing different topics of chapter 11, and today we are having our last lecture in which we will discuss different topics, and these topics are pyruvate pyruvic acid oxidation, Krebs cycle, electron transport chain, and there is also one topic that is known as oxidative फॉस्फोरिलेशन. पहले अब हमने ग्लाइकोलिसिस तक पढ़ लिया था. अगर ग्लाइकोलिसिस के बाद सेल को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है, बट अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो पायरुवेट को मूव कराया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और उधर वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके एक प्रोसेस होता है जिसमें पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होती है, और इस प्रोसेस को पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन भी कहा जाता है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज होता है. दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं या पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं. पायरुवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी. अब 3 कार्बन की बजाय 2 कार्बन रह जाएंगे, और पायरुवेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, NAD के पास जाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH2, और साथ ही इसमें कोएंजाइम A ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जी एसिटाइल CoA. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. इसमें 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं. कब? जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिलीज होती है. 2 NADH के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं. कैसे? जब पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और वो NAD के पास चले जाते हैं. फिर इसमें कोएंजाइम A ऐड होता है एसिटिक एसिड में, और ये बन जाता है एसिटाइल CoA और एक्टिव एसीटेट. अब ये एक्टिव एसीटेट इसलिए बनाया जाता है ताकि ये क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर हो सके. जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जी क्रेब्स साइकिल. ठीक है, इसके ऊपर एस के ऊपर एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, ये नाम ही था हैंस क्रिश्चियन क्रेब्स. और ये प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, इसके एंजाइम्स यहीं पर मौजूद होते हैं. अब एसिटाइल CoA के अंदर वाटर ऐड होता है और उसमें से कोएंजाइम A निकल जाएगा, बिकॉज इसका काम क्या है कि उसने सिर्फ इसको क्रेब्स साइकिल में एंटर करवाना. अच्छा, जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है ऑक्सैलोएसिटेट, उसमें 4 कार्बन है. अब ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं. ऑक्सैलोएसिटेट में 4 कार्बन है, एसिटाइल CoA में 2 कार्बन है, तो 4 और 2 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाएगा सिट्रेट. सिट्रेट से एक आइसोमर बनेगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, फिर उससे बन जाएगा आइसोसिट्रेट. तो सिट्रेट में भी 6 कार्बन है, आइसोसिट्रेट में भी 6 कार्बन, मतलब कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हुआ. आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट. आइसोसिट्रेट में 6 कार्बन है, अल्फा कीटोग्लूटरेट में 5 कार्बन है, तो इट मींस के एक कार्बन रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इस प्रोसेस में एक NADH में कन्वर्ट होता है. इट मींस के आइसोसिट्रेट से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं NAD के पास और उसको रिड्यूस करते हैं, NADH बना देते हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही है. फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट डिफरेंट स्टेप्स के बाद कन्वर्ट हो जाता है सक्सीनेट में. अल्फा कीटोग्लूटरेट में 5 कार्बन है, सक्सीनेट में 4 कार्बन है. इट मींस कि मजीद कार्बन कम होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कम हो जाता है, तो यहाँ पे भी डीकार्बोक्सिलेशन होती है. और अल्फा कीटोग्लूटरेट से इलेक्ट्रॉन्स NAD के पास जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू NADH. ये भी क्या है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. इस स्टेप में एक ADP कन्वर्ट होता है ATP में. इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. देखिए, फॉस्फोरिलेशन 3 तरह की है. जब ATP बनती है ना, वो 3 तरीके से बनती है. एक है जी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे, यानी ATP का बनना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एक है जी फोटो फॉस्फोरिलेशन, लाइट की मौजूदगी में हम पढ़ चुके हैं ATP बनता है. एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, कि डायरेक्ट ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाता है, ATP बन जाती है. जैसे अभी हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा ग्लाइकोलिसिस का, उसमें जितने भी ATP बनते हैं वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से बनते हैं. तो क्रेब्स साइकिल में भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से एक साइकिल में एक ATP बन रहा है, और इसी तरीके से GTP भी इसके अंदर बनता है. फिर सक्सीनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमारेट में. आपको इसका नाम याद होगा, चैप्टर 3 में पढ़ा, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज. वो क्या करता है जी? सक्सीनेट में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है, FAD को देता है, FAD कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में. अब सक्सीनेट में भी 4 कार्बन है, फ्यूमारेट में भी 4 कार्बन है, मींस कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हुई. फ्यूमारेट में वाटर ऐड होता है, बन जाता है मेलेट. अगेन कार्बन नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा. मेलेट में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, NAD के पास जाते हैं, इससे NADH बन जाता है और मेलेट कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलोएसिटेट में. अगेन यहाँ पे कार्बन रिलीज नहीं होती. तो जब क्रेब्स साइकिल खत्म होगा तो 1, 2 and 3 NADH बनते हैं,
एक एटीपी बनता है, एक जीटीपी बनता है, एक FADH2 बनता है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ये एक क्रेब्स साइकिल की बात हो रही है जो एक पायरुवेट के मॉलिक्यूल से चलता है। तो अब 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल चूंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं तो 2 क्रेब्स साइकिल चलेंगे तो ये सब चीजें डबल हो जाएंगी। फिर ये सब चीजें जो NADH2 बना है और NADH2 और FADH2 बना है, ये जाएंगे जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रिस्टे के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, अब इसमें एनर्जी लेवल देखें, हाई है और लो है। अब NADH जाएगा और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को रिलीज करेगा। प्रोटॉन यूज होंगे केमियोस्मोसिस में, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जाते हैं कोएंजाइम Q के पास। कोएंजाइम Q क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स लूज होके कोएंजाइम Q के पास आते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की लूजिंग एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन्स को पंप किया जाता है मेम्ब्रेन में लगे ATP सिंथेज के अंदर से। बात समझ आ रही है? जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे NADH से कोएंजाइम Q के पास जाएंगे तो इनकी एनर्जी को यूज करते हुए प्रोटॉन्स को पंप किया जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और वो प्रोटॉन्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से वापस आएंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक एंजाइम के थ्रू जिसको F1 पार्टिकल या ATP सिंथेज कहते हैं। ATP सिंथेज क्या करेगा, प्रोटॉन्स की एनर्जी को यूज करके जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन से हासिल की थी ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन कर देगा, ATP बन जाएगा। ठीक है, फिर कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे साइटोक्रोम B के पास, साइटोक्रोम B रिड्यूस हो जाएगा, कोएंजाइम Q ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहां पर FADH2 एंटर होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा साइटोक्रोम B के को और कन्वर्ट हो जाएगा FAD में। फिर साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम C के पास, B ऑक्सीडाइज, C रिड्यूस। C से जाते हैं A के पास, A और A3, एक साइटोक्रोम A कॉम्प्लेक्स है, पहले उसमें A आता है फिर A3 आता है। जब C से A के पास जाएंगे तो C ऑक्सीडाइज हो जाएगा, A रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी उसको यूज करके प्रोटॉन्स को पंप किया जाएगा फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और वो एनर्जाइज प्रोटॉन्स फिर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से वापस आएंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में थ्रू ATP सिंथेज। ATP सिंथेज उन प्रोटॉन्स की लूजिंग एनर्जी को यूज करके ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के एक ATP का मॉलिक्यूल बना देगा। फिर है जी, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे साइटोक्रोम A3 से ऑक्सीजन के पास, इसमें 2 प्रोटॉन्स ऐड होंगे, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। अगेन जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो इनकी लूजिंग एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन्स को पंप किया जाएगा फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। फिर ये प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से वापस आएंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, किसके थ्रू, ATP सिंथेज के थ्रू। ATP सिंथेज इन प्रोटॉन्स की एनर्जी को यूज करके ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के ATP बना देगा। तो अब देखो कि एक NADH ने जब अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो उसने एक ATP इधर बना, एक ATP इधर बना, एक ATP इधर बना, 3 ATP बनाए। और FADH2 चूंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नीचे ऐड हो रहा है, शुरू में जहां से NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था वहां से नहीं दे रहा, नीचे से इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो जब FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो एक ATP इधर बन रहा है, एक ATP इधर बन रहा है, तो एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। यानी एक NADH जब अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो 3 ATP बनाएगा, और एक FADH2 जब अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो 2 उसमें ATP बन जाते हैं। तो ये कोएंजाइम्स, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और प्रोटीन्स की मदद से ये प्रोसेस होता है। और आपको पता है बस स्वेटिंग क्यों आती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, बिकॉज ये आखिर में वाटर बन रहा होता है। फिर जी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ATP बन रही है। अभी देख सकते हो NADH है, प्रोटॉन्स है, 3 ATP, 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ऑक्सीजन, NAD बनता है, H2O बनता है और 3 ATP बनते हैं। Now this process takes place in conjunction with inner mitochondrial membrane and ATP is synthesized by chemiosmosis। के इसके अंदर inner mitochondrial membrane यूज होती है, उस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसी पे ATP सिंथेज है, उसमें उसके अक्रॉस प्रोटॉन्स की मूवमेंट होती है। ठीक है, अब there are two differences mechanism when compared to chloroplast। देखिए क्लोरोप्लास्ट में भी केमियोस्मोसिस हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी केमियोस्मोसिस हो रहा है। फर्क क्या है, क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन्स मूव कर रहे थे अक्रॉस थैलाकाइड मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन्स मूव करेंगे अलोंग द क्रिस्टे। इसके अलावा वो प्रोटीन्स जो रेस्पिरेशन में हैं
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वो और थी, और क्लोरोप्लास्ट में वो आपको पता है प्रोटीन्स डिफरेंट, प्लास्टोसाइन था और उसके अंदर प्लास्टोकोइनिन वगैरह था, यहाँ पे वो चीजें नहीं। अच्छा, अब ये एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म को दिखाया गया फीडबैक इनहिबिशन को। अब आप देखो देखो ग्लाइकोलिसिस का मकसद क्या है? एटीपी बनाना। तो जब एटीपी ज्यादा हो जाएगा तो वो एक एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, जो कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाता है, उसको ये इनहिबिट कर देता है। उसकी रेगुलेटरी साइट, उसकी एलोस्टेटिक साइट पे जाकर बाइंड करेगा, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है जी। अब देखें पायरुवेट से एसिटाइल कोई बनता है एंजाइम की मदद से, जिसका नाम है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। ये इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है। अच्छा, पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में, एसिटाइल कोए जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। अब जब NADH जो है वो ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि देखो जब भी पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होगी, जब पायरुवेट एसिटेट में कन्वर्ट होगा तो NADH बनना शुरू हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस में बन रहा है, इस प्रोसेस में बन रहा है, तो जब NADH ज्यादा हो जाएगा तो ये NADH जाके पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेट को इनहिबिट कर देगा कि मजीद पायरुवेट को एसीटेट में कन्वर्ट ना किया जाए, क्योंकि जरूरत नहीं है मजीद NADH की। इसी तरीके से जब सिट्रेट कम हो जाएगा, देखिए क्रेब्स साइकिल का एक और नाम भी है, जिसको इसलिए इसका एक और नाम है, और वो है सिट्रिक एसिड साइकिल, चूंकि सिट्रेट बनता है। और एक और नाम भी है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसको कहा जाता है। इसमें 3 ऐड हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बहरहाल, तो जब सिट्रेट कम बनेगा, सिट्रेट कम बनने का मतलब क्या है कि क्रेब्स साइकिल नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्रेब्स साइकिल को तेज करने की जरूरत है। तो ये सिट्रेट फिर जाके क्या करता है? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को एक्टिवेट कर देता है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज ग्लाइकोलिसिस को तेज करेगा। जितनी ज्यादा ग्लाइकोलिसिस होगी उतना ही पायरुवेट बनेगा, जितना ज्यादा पायरुवेट बनेगा उतना एसिटाइल कोए बनेगा, जितना एसिटाइल कोए बनेगा उतनी ही तेजी से क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से ये एंजाइम्स को रेगुलेट किया जाता है। अब ये टोटल काउंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लाइकोलिसिस में नहीं बनते, पायरुवेट ऑक्सीडेशन में 2 बनती है, क्रेब्स साइकिल में 4, टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो आप एक्सेल करते हो वो ये होती है। पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस में 2, पायरुवेट ऑक्सीडेशन में नहीं पायरुवेट बनता जा रहा है, क्रेब्स साइकिल में कोई नहीं बनता, टोटल 2 बनते हैं। NADH ग्लाइकोलिसिस में 2 बनते हैं, पायरुवेट ऑक्सीडेशन में 2 बनते हैं, क्रेब्स साइकिल में 6 बनते हैं, टोटल की बात हो रही है, तो टोटल 10 हो जाएंगे। FADH2 ग्लाइकोलिसिस में नहीं है, पायरुवेट ऑक्सीडेशन में नहीं है, क्रेब्स साइकिल में 2, चूंकि 2 क्रेब्स साइकिल है ना, एक में 1 तो 2 में 2, टोटल 2 हो जाएंगे। ATP ग्लाइकोलिसिस में टोटल 4 हैं, पायरुवेट ऑक्सीडेशन में नहीं है, क्रेब्स साइकिल में 2 हैं, टोटल 6 हो जाते हैं। यहाँ पे 2 आ गया, 6 हो जाते हैं। GTP सिर्फ क्रेब्स साइकिल में बनता है, तो इसलिए यहाँ पे 2। अब एक NADH ऑक्सीडेशन में 3 ATP बनाता है, 10 NADH ऑक्सीडेशन में 30 ATP बनाएंगे। एक FADH2 ऑक्सीडेशन में 2 ATP बनाता है, 2 FADH2 ऑक्सीडेशन पे 4 ATP बनाते हैं। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से जो ATP बनते हैं, 4 ग्लाइकोलिसिस में, 2 क्रेब्स साइकिल में। तो जो टोटल ATP हैं 30 और 4 34 और 6 टोटल 40। अब यूकैरियोट्स में ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे जो नेट प्रोडक्शन है एटीपी की, वो 40 में से हम 4 माइनस कर देते हैं। 2 ATP जो ग्लाइकोलिसिस बनते हैं और 2 ATP यूज होते हैं पायरुवेट को मूव कराने के लिए, टोटल 4। जबकि प्रोकैरियोट्स में एक ग्लूकोज से टोटल 40 बनते हैं, नेट उससे 38 बनते हैं। जाहिर है 40 में से 2 ATP हम ग्लाइकोलिसिस के निकाल देते हैं। इस मिस्टेक को ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है जी। तो मुझे यकीन है कि आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे। नहीं आए हों तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।